नमस्कार दोस्तों। अपने चल रहा था इंडिया की करंट अफेयर। कौन से महीने की? जनवरी महीने की। और ये क्लास जो है इस महीने की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बुक्स वगैरह। ये मैंने जो है पिछली क्लास में लास्ट में पढ़ा दिया था आपको, फिर भी एक तरीके से रिवाइज वगैरह हम कर लेंगे इसको। फर्स्ट क्या है? गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो। ये किससे रिलेटेड है? मैंने कहा था कि जो इस्कॉन है, इस्कॉन के कौन संस्थापक है? इस्कॉन के संस्थापक है स्वामी प्रभुपाद। और उनका क्या मतलब इस्कॉन का रहता है? हम जानते हैं कि संकीर्तन प्रणाली को जो है वो उस पे वो फोकस करते हैं। ठीक है, तो संकीर्तन मतलब गाना, नाचना, है ना, इस तरीके से। और इस बुक को जो है लिखा किसने है? मतलब कि हिंदोल सेनगुप्ता ने। किसने? हिंदोल सेनगुप्ता ने। पिछली क्लास में बताया हुआ है। कुडोपली मैंने जो है बताया ही था, पश्चिमी ओडिशा में संबलपुर में एक जगह है ना, जिसमें 1857 की क्रांति के दौरान क्या हुआ, जो हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए क्या है 1857 की अनकही कहानी। इसके रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, शेष नारायण पांडे। कौन है? शेष नारायण पांडे जो है इसके रचयिता है। फिर मैंने अटल जी से विजय याद करवाया था कि अटल जी हमेशा कविताएं वगैरह भी किस तरीके की लिखते हैं? विजय से संबंधित। विजय त्रिवेदी। आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली। अवली में बड़ी की मात्रा आती है, दीपावली। इस तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अवली का मतलब क्या होता है? पंक्तियां। बहुत बार जो है हम गलत लिख देते हैं। तो आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली किसकी है? सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट। मैंने कहा था अलग से ऐड कर लेना, ये अहमदाबाद का है, गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई है। इसको विमोचन किसने किया? इसको विमोचन किया हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगला राम जन्मभूमि वाली बुक, तो इसका मैंने बताया था सुरेंद्र सुंदर कुमार। कौन है इसके? सुंदर कुमार पंचोरी। जो है राम जी की छवि कैसी है? बहुत सुंदर है। तो उससे जो है मैंने याद भी आपको करवाया था, चुनौतियों प्रतिक्रिया। सुंदर कुमार पचौरी की जो है ये बुक है। तो इस तरीके से इन सारे के सारे फैक्ट्स को हमको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। और पिछली क्लास में भी वैसे मैंने इसको जो है क्या करवा दिया था? आपको याद करवा दिया था। एक मिनट। ठीक है, तो ये बुक्स वगैरह तो हो गई। अब जो हम कुछ और फैक्ट्स को, जो पुरस्कार वगैरह थे, उसमें हम देख लेते हैं। लास्ट पुरस्कार हमने क्या पढ़ा था? जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह को इसको जो मिला था, एकलव्य मॉडल कोर। ठीक है, तीनों अलग अलग जो है मैंने याद करवाया था। फर्स्ट जवाहर नवोदय में तो ऊना, सेकंड फिर नीचे आए थे ऐसे ऊना, फिर ऊना कहाँ है? हिमाचल में। इधर कहाँ आ जाएंगे? कन्नौर। और तीसरा मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। उखरुल प्रथम जगह है। एक मिनट, कौन सी जगह है? उखरुल प्रथम स्कूल का नाम है उसको। ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल्स को मिला तो ईएमआरएस स्कूल्स बोलते हैं। याद भी करवाया था कोसमबुड़ा फर्स्ट, तो सेकंड ओडिशा की आ जाएगी। ओडिशा की कौन सी जगह है? हिरली। और थर्ड मध्य प्रदेश की जबलपुर। याद करवाया हुआ है, रिकॉल करना है वापस, इसलिए एक बार की मैंने जो इसको बता दिया। ठीक है, आगे देखो, ये थोड़ा बहुत शायद ये भी समझाया था, लेकिन थोड़ा सा रह गया था। रामनाथ गोयना का साहित्य सम्मान कौन से कौन देता है? इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है। कौन सा अखबार? न्यू इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा ये मतलब कि दिया जाता है। जैसे अलग अलग द हिंदू वगैरह ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं, ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस ये देता है कि भाई अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, और दिया किसने? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। डेब्यू जानते ही हो, कोई भी मतलब जैसे क्रिकेट वगैरह में जो है सबसे पहली बार कोई मैच वगैरह खेलता है, उसको क्या बोलता है? डेब्यू। तो अच्छा डेब्यू किसका? क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है ये, पत्रकारिता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मतलब साहित्य से। तो सबसे अच्छा डेब्यू किसने किया? मतलब कि नेहा दीक्षित ने। ये याद कर लेना थोड़ा बहुत। सर्वश्रेष्ठ फिक्शन किसका है? सुबी ताबा का। नॉन फिक्शन सुबांशी चक्रवर्ती। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चंद्रशेखर कंबारा। हल्का फुल्का याद रख लेना, कर रख सको तो। डेब्यू किसने किया? नेहा दीक्षित ने। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू नेहा दीक्षित का है। फिक्शन और नॉन फिक्शन को अलग से याद कर लेना। शुभांशु शुक्ला मत कर देना। शुभांशु शुक्ला को तो जो है अपन ने देखा था सर्वश्रेष्ठ जो है वीरता पुरस्कार जो है मिला है, अशोक चक्र। तो सर्वश्रेष्ठ फिक्शन सुबीताबा,
नॉन फिक्शन सुबांशी चक्रवर्ती, लाइफ टाइम अचीवमेंट चंद्रशेखर कंबारा। किसको मिला? चंद्रशेखर कंबारा को। हल्का फुल्का जो है मतलब कि ध्यान रख लेना इसको। नेक्स्ट न्यूज जो है कट रही है क्या? 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, मतलब ये इसकी न्यूज है पीआईबी की। इस तरीके के पुरस्कार जनरली हम पढ़ते नहीं है, लेकिन कहीं उठा करके दे भी सकता है। तो 9 जनवरी 2026 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका, है ना, द्वारका वो वाला मत कर देना, है ना, नहीं कौन सा गुजरात वाला, द्वारका जगह नई दिल्ली में भी है, में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेलवे में बेहतरीन सेवा एवं उत्कृष्ट योगदान हेतु 100 रेलवे अधिकारियों को 70वां अति विशिष्ट रेल पुरस्कार तथा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो अलग अलग रेल मंडल उनको भी क्या दी? शील्ड दी। इस तरीके का पुरस्कार पहले भी कह रहा हूँ मैं जनरली पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एग्जामिनर पीआईबी से डायरेक्ट उठा करके कुछ भी क्या कर लेता है? पूछ लेता है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार देंगे कौन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। कहाँ पे दिया है ये थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कि भाई द्वारका में। कहाँ पे? द्वारका में। कोई जैसे अपना राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन, इस तरीके से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो मतलब एक्सपोजर करना, उसका जो है सेंटर कहाँ पे स्टेब्लिश है? द्वारका में। वहां पे जो है इसको दिया है। हल्का फुल्का जो है ध्यान में रख लेना, क्योंकि पुरस्कार उल्टा सुल्टा आ जाए तो वैसे होएगा नहीं, नॉर्मली जो है हम पढ़ लेते हैं। अब देखो ये 5 जो है थोड़ा बहुत हमको ध्यान रखना है। रेलवे के जो अधिकारी वगैरह है, तो इंजीनियर वगैरह, जैसे सेक्शन इंजीनियर होते हैं तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पुरस्कार शिवलाल जय पुरोहित को मिला। किसको मिला? शिवलाल जय पुरोहित को। डिप्टी चीफ ऑफ पर्सनल ऑफिसर मेघा गोदारा को। कांस्टेबल कौन? ओंकार। ठीक है, लोको पायलट। अब देखो जो चलाने वाले लोको पायलट सबको देंगे, ये तो है नहीं कि भाई केवल ऑफिसर्स को दे देंगे। कांस्टेबल आरपीएफ वाले, तो आरपीएफ वाला कौन? ओंकार। आरपीएफ वाला कौन है? ओंकार। लोको पायलट मुबारिक हुसैन मंसूरी है। देखो अब ये बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें होती है पुरस्कार वगैरह को याद कराना, हल्का फुल्का आइडिया रख लो। बाकी जो मेन थे वो मैंने याद करवा दिए। इनको बस ये है कि थोड़ा सा आके रिस्क जोन में हम नहीं रहे, इसलिए जो है लिख दिया, जिसको याद हो रहे हैं वो कर लेना। मोनिका यादव डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर, क्योंकि मान लो नहीं पूछा और मैंने इसको बुरी तरीके से याद करवाया तो भी जो है वो, लेकिन जो मेन पुरस्कार थे वो सारे मैंने क्या करवा दिए? याद करवा दिए। तो फिर भी अगर करो तो देखो कांस्टेबल तो कौन है? ओंकार है। लोको पायलट भाई थोड़ा सा याद रखना कि मुस्लिम नेम है ना, हुसैन मंसूरी जो चलाने में, है ना। डिविजनल जो मैनेजर है, मैनेजर कौन है? मोनिका यादव। किसी के आसपास या किसी का नाम मोनिका हो तो उसको वैसे याद हो जाएगा। सेक्शन इंजीनियर कौन है? शिवलाल जी। डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर की कोई पोस्ट होती होगी, वो कौन है? मेघा गोदारा है। कौन है? मेघा गोदारा। जैसे उधर अपन ने क्या देखा अभी, इंडियन एक्सप्रेस का रामनाथ गोई का साइंस ऊपर ही ऊपर तो डेब्यू किससे करवाया? नेहा दीक्षित से करवाया। फिर ताबू इस तरीके से। तीसरा सुबांशी। तीसरा क्या था? सुबांशी। नॉन फिक्शन सेक्टर में देखो, नॉन फिक्शन में सुबांशी। अब याद करोगे एक दो बार, देखो ताबा मेरे को नाम याद। फिक्शन। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसका? चंद्रशेखर कंबारा का। किसका? चंद्रशेखर कंबारा का। हल्का सा याद। 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार अब तो कर ही लोगे। शिवलाल जय पुरोहित। बताओ सबसे अच्छा लोको पायलट वाला कौन चलाता है? मंसूरी। ठीक है। और कांस्टेबल कौन है? कांस्टेबल ओंकार है। बताओ वो मैनेजर ही था ना, मैनेजर कौन है? मैनेजर मोनिका यादव। मैनेजर कौन है? मोनिका यादव है। एक दो याद कर लेना ऊपर से। भारत स्टील अवार्ड करके कोई जो है अवार्ड दिए जाते हैं, है ना, लो इस्पात मंत्रालय देगा। इस्पात किसको बोलते हैं? स्टील को ही तो बोलते हैं। महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने हेतु भारत स्टील अवार्ड्स नामक एक नई पुरस्कार योजना शुरू की है। कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे? 7 श्रेणियों में। कहीं पूछ ले हाल ही में इनका क्या है, भारत स्टील अवार्ड कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? बात तो छोटी सी थी, बात तो क्या है, छोटी सी है, नहीं पड़ी हुई है तो हम कर नहीं पाएंगे। तो कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? 6 में। और नया पुरस्कार दिया गया है, नई पुरस्कार योजना शुरू हुई है, पहले नहीं दिया जाता था। कौन सा? भारत स्टील, मतलब ये। अगला देखो, मेजर शांता कुमार। कौन है? मेजर स्वाति
मेजर है तो मतलब कोई ना कोई सेना की पोस्ट से रिलेटेड है, सीधा सीधा जो है हमको समझ में आ गया। तो बेंगलुरु की रहने वाली तथा भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार। अब इनको क्या मिला है, इनको जो है मतलब कि ये सूडान में, कहाँ पे, दक्षिणी सूडान में बहुत लड़ाइयां चलती है, उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान के बीच में, मतलब गृह युद्ध टाइप में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है क्या भेजता है, पीस कीपिंग मिशन, उसमें अलग अलग देशों की सेनाओं के मतलब सैनिक वगैरह होते हैं। ठीक है, पीस कीपिंग, पीस किसको बोलते हैं, शांति को, शांति बनाए रखने के लिए यूएन जो है सेनाएं भेजता है। तो ये भी गए और वहां पे जो इन्होंने जेंडर से रिलेटेड समावेशी कार्य, महिला है ना, थोड़ा सा का आइडिया रख लेना, तथा इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस प्रोजेक्ट हेतु जो है इनको क्या दिया गया, यूएन महासचिव पुरस्कार। ये अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है, तो कौन सी श्रेणी में मिलेगा, जेंडर श्रेणी में। हल्का सा याद रख लो, मेजर कौन है, शांति स्वाति शांता कुमार, कौन है, स्वाति शांता कुमार है। और बाकी चीजें यूएन महासचिव पुरस्कार दिया गया 2025 वाला, जेंडर श्रेणी में देंगे। किया क्या इन्होंने, दक्षिणी सूडान में जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें जेंडर रिलेटेड जो है इंक्लूसिव वर्क इन्होंने किया। कौन सा रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड ये जो है वर्क इन्होंने किया। आगे देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय की अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कुछ पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, अलग अलग जो है पुरस्कार, मॉडल ग्राम सभा जो बनी थी उसमें जो उसको मिले युवा मॉडल ग्राम पुरस्कार। जैसे ऊना फर्स्ट आया, कन्नूर केरल सेकंड, उखरुल मणिपुर ये थर्ड आया। अब देखो, एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ाया जो पढ़ा, एक बार वापस अभी मैंने रिवाइज करा दिया, अब वापस बोल रहा हूँ, आप एक बार एग्जाम के टाइम भी देख जाओगे तो भी याद रह जाएगा। और कोई बिल्कुल भी नहीं करता है, एक बार क्लास पढ़ के छोड़ देता है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, इस ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भूल ही नहीं सकना है। क्यों, क्योंकि इसमें राजस्थान को कोई पुरस्कार मिला है। जैसे हमने देखा पॉपुलर चॉइस में जो झांकियों में राजस्थान को की उस्ता कला की झांकी थी उसको थर्ड पुरस्कार मिला। ऐसे जवाहर मतलब नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता हुई। कौन सी प्रतियोगिता, अरे संसद नहीं बनाते स्कूल वगैरह वाले, तो जवाहर नवोदय विद्यालयों की थी ये। किसकी थी, जवाहर नवोदय विद्यालय। हमको क्या माइंड रखना है, माइंड में कुछ भी पुरस्कार वगैरह आ जाए, इंडिया वाले भले ही याद नहीं हो, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान को मिला है कि नहीं मिला है, कुछ भी, चाहे स्टार्टअप का हो, चाहे वीर गाथा 2 मतलब 5.0 जो जोधपुर की किसको मिला, पूर्वी को मिला। लीडर्स कैटेगरी में जो हमने ए श्रेणी देखी, मतलब कि डायलॉग में, युवा डायलॉग में, तो ये सारी चीजें हमको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो इसमें राजस्थान को कहीं मिला क्या, तो देखो राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, ठीक है, इसमें प्रथम स्थान जो है हमारी पीएम श्री स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर, द्वितीय राजस्थान, और कौन से एरिया में आती है, जयपुर बेल्ट में आती है, ने प्राप्त किया। इसे संसदीय मेरिट शील्ड और ट्रॉफी प्रदान की गई। अब जयपुर मत कर देना, ये है कहाँ, सूरतगढ़ में। रीजनल क्षेत्र होता है अलग से, तो जयपुर के अंडर में ये आती है, जयपुर मत कर देना। कहाँ की स्कूल है ये, सूरतगढ़ की। कहाँ की स्कूल है, सूरतगढ़ की जो है ये स्कूल है। ठीक है, तो इसने जो है प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया। तो ये थोड़ी सी जो है न्यूज हमको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे ये द्वितीय राजस्थान, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर, इसने जो है प्राप्त किया। बस ये हमको ध्यान में रखना। कौन सी प्रतियोगिता थी उसमें, इसमें वो तो मॉडल ग्राम पंचायत की थी, युवा मॉडल ग्राम पंचायत। जो हमने उखरूलर वो देखा, ऊना कन्नूर, ये कौन सी है, ये संसद जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संसद जो बनाते हैं, उससे रिलेटेड जो है ये है। और ये न्यूज जो है कट रही है, इट मीन्स ऊपर से वो हो रहा है मिस्टेक। एक मिनट, अब थोड़ा बहुत दिख रहा है, वैसे ज्यादा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा को, कोई भी आपदा रहे, डिजास्टर रहे, उसको क्या करना, मैनेज करने से रिलेटेड भी एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये दो श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत और मतलब कि संस्थागत। यानी किसी व्यक्ति ने आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कोई शानदार काम किया तो उसको दिया जाता है, और कोई संस्थागत रूप। तो दो श्रेणियां इसमें ध्यान में रखनी है। किससे रिलेटेड है, नाम ही पकड़ लो, आपदा को कौन कितना अच्छे से मैनेज करता,
आपदा को कौन अच्छे से मैनेज करता है। तो संस्थागत जो, एक तो देखो व्यक्तिगत श्रेणी में तो वायनाड में बाढ़ आई, वायनाड कहाँ पड़ता है, केरल में। वायनाड कहाँ पड़ता है, केरल में। देखो केरल के वायनाड में जो है बाढ़ वगैरह आई, तो उसमें अच्छा काम किया इन्होंने अशोक सेलके ने। किसने, वायनाड, जहां से राहुल गांधी जो है सांसद थे, अब तो शायद प्रियंका गांधी है ना। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके, कौन, सीता अशोक सेलके, अशोक सेलके याद रख लेना, सीता अशोक सेलके, इन्होंने जो है बाढ़ भूस्खलन के दौरान जो है आपदा प्रबंधन का कार्य किया शानदार। एक तो ये ध्यान है। और जो संस्थागत श्रेणी है ना, उसमें जो सिक्किम का आपदा, अलग अलग स्टेट्स में डिपार्टमेंट रहते हैं आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, तो सिक्किम का जो राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है, उसने भी बहुत अच्छा जो है इसमें क्या किया, काम किया है। मतलब कि वहाँ ये आपदा पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना, इस तरीके से मैनेज करने का काम। तो एक तो सीता अशोक सेलके याद रखोगे, ये इंपोर्टेंट भी है, पीआईबी की न्यूज है सारी की सारी। सीता अशोक सेलके, पहले तो हम पढ़ते नहीं थे इस न्यूज को, लेकिन ध्यान रखना वायनाड में। और ऐसे भी नहीं कि भाई ठीक है हड़के में ले लिया इस न्यूज को, अच्छे से याद करो। दो ही तो बात याद करनी है यार, सीता अशोक, अशोक वाटिका में सीता मान लो, रामायण किसी ने देखी है। अच्छा जो है केरल वायनाड में जो बाढ़ भूकंप आया उसको मैनेज किया। और एक सिक्किम वाला, सिक्किम में भी आपदाएं वगैरह आती रहती है, तो वहाँ के जो आपदा प्राधिकरण है उसने शानदार, मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए होंगे, नए नए इनोवेशंस किए होंगे। किसने, सिक्किम के राज्य आपदा प्रबंधन। आगे देखो, फ्रॉन्ज एडेलमैन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, फ्रॉन्ज एडेलमैन पुरस्कार। अब कोई कहेगा कि सर इस तरीके का पुरस्कार हमको क्यों पढ़ा रहे हो, ये भी पीआईबी का पुरस्कार ही। और बहुत ज्यादा मतलब कि ऑपरेशंस जो होते हैं, कैसे, टेक्निकल ऑपरेशंस वगैरह, रिसर्च से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, रिसर्च से, एनालिटिक्स जो कोई करता है, मतलब एक तरीके से ये टेक्निकल पुरस्कार है। टेक्निकल मतलब कि टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में कोई इनिशिएटिव करता है तो उसको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और अपने इंडिया का जो है एक मतलब कि अन्न चक्र करके, क्या करके, अन्न चक्र करके जो एक इनिशिएटिव है, उसको इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था। टॉप 6 शॉर्टलिस्टिंग हुई थी, उसमें जो है अन्न चक्र भी शामिल था। नाम से पता चल रहा है अन्न चक्र, यानी जो हमारा मतलब कि अन्न सप्लाई होती है, किसकी सप्लाई, अन्न की जो सप्लाई होती है उसको अच्छे से मॉनिटरिंग करना, इससे रिलेटेड ये रिसर्च मतलब था। ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि टोटल 6 फाइनलिस्ट में एक अपनी पहल भी जो है शामिल थी। ठीक है। आगे देखो, अन्न चक्र क्या है, दिसंबर 2025 में शुरू की गई अन्न चक्र पहल। ये देखो, दो आईआईटी दिल्ली ने, किसने, आईआईटी दिल्ली और संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम चलता है, यूनाइटेड नेशन खाद्य मतलब फूड से रिलेटेड प्रोग्राम, किस कार्यक्रम है ना, यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम। एक तो ये, और एक आईआईटी दिल्ली, इसने जो है दोनों ने मिलकर के जो है इसको बनाया है, किसको, अन्न चक्र को। ठीक है। ये रिसर्च आधारित जो है मतलब कि निर्णय समर्थन समाधान है, जो राज्य विशिष्ट लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज करके भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या करता है, मजबूत करता है। और पीडीएस के तहत जो गेहूं वगैरह हमको मिलता है ना, तो उसको अच्छे से मॉनिटरिंग करना, उसमें क्या रिसर्च हो सकता है अच्छे से, जो है मतलब करप्शन स्लो बहुत कम हो, है ना, या हो ही नहीं। तो इसके लिए आईआईटी दिल्ली ने और यूएनएफपी ने क्या बनाई, एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसको क्या बोलते हैं, अन्न चक्र। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है। टॉप 6 जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, इसमें जो है इसको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। इसलिए जो है मतलब कि इसको कौन सा पुरस्कार मिला, फ्रॉन्ज एडेलमैन पुरस्कार मिला। क्या आपको ये चीज जो है समझ में आ गई या नहीं आ गई। अन्न चक्र क्या है, अन्न हमारे इंडिया में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस जो सिस्टम है, जिससे अब गेहूं वगैरह मिलते हैं, है ना, अपन गिव अप अभियान सुनते हैं, तो सेम वैसे ही है ना। और एक जगह से दूसरी जगह जो सामान वगैरह है उसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स। ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज करके हमारे पीडीएस सिस्टम को किस तरीके से जो है क्या बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, इससे रिलेटेड है क्या, अन्न चक्र।
क्या रिलेटेड है? अन्न चक्र। आईआईटी दिल्ली ने यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम ने जो इसको क्या किया था, शुरू किया था। आपको ये चीज ऐड कर लेनी है। आगे देखो और कुछ पुरस्कार है, ठीक है। तो कुछ देखो, एक तो इफ्को का साहित्य सम्मान है, युवा साहित्य सम्मान। मैत्रेयी पुष्पा को तो इफ्को का कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य सम्मान। और युवा साहित्य सम्मान किसको मिला? अंकिता जैन को। देखो पुरस्कार याद करना है तो टफ, लेकिन हल्का सा जो है आइडिया तो रख ही सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। कौन सा वाला? लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का गोल्ड मेडल, है ना। अब किसको मिलेगा ये? खगोल कोई वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज जो करता है। एस्ट्रोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब खगोल से रिलेटेड जो है मतलब एक्टिविटीज। तो लंदन की ने दिया, किसको दिया? श्रीनिवास कुलकर्णी को। किसको दिया? श्रीनिवास कुलकर्णी को। जो दिया किससे रिलेटेड है? लंदन से। लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। लंदन की कौन सी सोसाइटी? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, उसने दिया श्रीनिवास कुलकर्णी को। इफ्को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा। किसको? मैत्रेयी पुष्पा को। युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को। बताओ नेहा दीक्षित को कौन सा मिला? रामनाथ गोयनका का डेब्यू वाला। एक ताबा तुबी ऐसे कुछ करके नाम था, उसको क्या मिला? फिक्शनल श्रेणी में। नॉन फिक्शनल श्रेणी में किसको मिला बताओ? शुभांशु करके और शुभांशी आगे कुछ नाम था, है ना। तो ऐसे रामनाथ गोयनका वगैरह। और जो ये फ्रॉन्ज एडलमैन पुरस्कार है, ये किसको मिला? अन्य चक्र एक पहल है पीडीएस सिस्टम को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, है ना। कौन सी पहल? अन्न चक्र। आईआईटी दिल्ली और यूनाइटेड नेशन जो फूड प्रोग्राम चलता है उसके थ्रू द्वारा ये बनाई गई थी। और इसको टॉप 6 जो फाइनलिस्ट हुए थे उसमें इसको शामिल किया गया। ब्रिटेन का डेमहुड पुरस्कार। डेमहुड पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना। एक तो ये जो है वुमेन को मिलता है। किसको मिलता है? वुमेन को जो है मिलता है। जैसे नाइटहुड पुरस्कार होता है ना, ऐसे ही डेमहुड पुरस्कार मीराओं को, मतलब कि महिलाओं को मिलता है। और ये मिला है अपने को मीरा शाल को। किसको मिला है? मीरा शाल, ब्रिटिश भारतीय जो है कलाकार है, उनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये जैसे नाइटहुड की एक उपाधि होती है पुरुष की, है ना, जो लड़ने वाले होते। तो सेम ऐसे के ऐसे ही डेमहुड। डेमहुड का मतलब किसके लिए? महिलाओं के लिए यूज है। तो महिला कौन है? मीरा शाल, ठीक है। खगोल जैसा नाम किसका? श्रीनिवास। अरे साउथ के लोग ही करते हैं। तो ये खगोल वैज्ञानिक को, इसको लंदन का मिला। तो ये दोनों ब्रिटेन से रिलेटेड पुरस्कार है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमी वाला तो किसको मिला? कुलकर्णी को। किसको मिला? कुलकर्णी को। टफ है पुरस्कार, देखो नो डाउट। खेल के तो मैंने नोट्स भी नहीं दिए क्योंकि खेल का कुछ अत्ता पत्ता नहीं रहता है। खेल नॉर्मल वे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ ही आना। बहुत ज्यादा खेल के चक्कर में जितने में 1 या 2 महीने का खेल पड़ता है ना, उतने में तो पूरी राजस्थान ज्योग्राफी जो है रिवाइज हो जाती है, अगर कोई सिस्टमेटिक जो है पढ़े तो। 2 महीने का खेल एक तरफ और ये ज्योग्राफी एक तरफ। और उस 2 महीने के खेल में पढ़े हुए के बावजूद भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि जो हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। पुरस्कारों में तो चलो फिर भी हो सकता है। इफ्को साहित्य सम्मान किसको? मैत्रेयी पुष्पा को। युवा कौन है? अंकिता जैन। युवा इफ्को का युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को। ये जीडी बिड़ला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? जीडी बिड़ला वाला। जीडी बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर है एक। कहाँ पे? आईआईटी किसके? कानपुर के जो है मतलब प्रोफेसर है। इन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के आणविक तंत्र पर कुछ शोध किया है। मतलब प्रोस्टेट जो कैंसर होता है ना, उससे रिलेटेड इन्होंने मतलब कोई शोध वगैरह, रिसर्च वगैरह किया बुशरा अतीक ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रख लेना। कौन सा पुरस्कार? जीडी बिड़ला पुरस्कार। इससे रिलेटेड है, कुछ भी आ सकता है। ये नहीं कि बुशरा अतीक पढ़ा और जो है हम जो है फ्री हो गए। प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड कोई इन्होंने शोध किया है, इसलिए ये पुरस्कार दिए। वैज्ञानिक अनुसंधान पे मिलता है, नाम से देख लो। अब डेमहुड किससे रिलेटेड पुरस्कार है? डेमहुड किसी महिला को दिया जाता है। कौन थी महिला? मीरा शाल। फ्रॉन्ज एंडलमैन पुरस्कार किसको मिला? हमारी मतलब कि फाइनलिस्ट हुए हैं अन्न चक्र। किसको? अन्न चक्र। तो 6 एनवीडिया करके बहुत सारी कंपनी हुई थी जिसमें अन्न चक्र भी मतलब उसमें शामिल है। ये हो गया। रामनाथ गोयनका वाला मैंने याद कराई दिए, नेहा दीक्षित वगैरह। और कौन कौन है वो? तू भी या जैसे भी है। तीसरा जो नाम शुभांशी करके है, चौथा भी कुछ नाम है।
इस तरीके का मैंने पहले भी कहा था, चीजों को ढंग से, जैसे मेरा भारत बदलता पुरुष मतलब कि रचनात्मक जो प्रतियोगिता थी, बदलता अनुभव रचनात्मक प्रतियोगिता, उसमें जैसे आई इंस्टाग्राम वाला, यूट्यूब मंथन रोहित, आई वाला इंद्रजीत को, है ना, कृष्णा मेनन को मिला था ब्लॉग वाला, कौन सा वाला, कृष्णा गुप्ता को, मेनन को, क्या। तो ये चीजें हमको क्या कर रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। एक एवी चैलेंज का भी मिला था, लघु एवी चैलेंज का। तो ऐसी चीजों को एक जगह कर लो, कहीं भी मतलब एक जगह करो, या जब रिवाइज करो तो एक साथ कर लो, ताकि जो है चीजें हमको, और इनको थोड़ा सा फोकस करो रिवाइज करने में, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। दूसरी न्यूज़ तो मान लो इजी गोइंग जो हो जाती है, ये एक बार भूल गए तो फिर भूले हुए ही रहते हैं। अगला देखो, भारत और इटली के बीच में संबंधों से रिलेटेड कोई पुरस्कार है, कैवेलरी डेल ऑर्डिनेट, तो अपन को तो इटालिया ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, इटालिया। गोवा के एक उद्योगपति है, कहाँ के, गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो। देखो कुलकर्णी नहीं है, ध्यान रख लेना, वी श्रीनिवास कुलकर्णी, उनको तो जो है कहाँ का पुरस्कार मिला, गोल्ड मेडल, मतलब कि खगोल से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमिकल। अब दो श्रीनिवास आ गए, श्रीनिवास हमारे जो है राजस्थान के क्या है, सीएसबी है ना, वीएस श्रीनिवासन करके। तो श्रीनिवास देखो, एक को तो एस्ट्रोनॉमिकल मिल रहा है कुलकर्णी को, तो डेम्पो को क्या मिल रहा है, श्रीनिवास को। इटली के साथ बढ़िया संबंध मैनेज कर रहे हैं डेम्पो साहब, श्रीनिवास डेम्पो साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ICFRE, क्या, ICRFE, मतलब जो फॉरेस्ट से संबंधित रिसर्च है, फॉरेस्ट से संबंधित जो भी रिसर्च वगैरह है उसका पुरस्कार है ये, मेरिटोरियस अवार्ड। किसको मिला, आफरी। आफरी कहाँ पे है, जोधपुर में, वहां के निजी सचिव है कौन, नरेंद्र कुमार शारदा। कौन है, नरेंद्र कुमार शारदा, उनको जो है ये मिला है। CF याद रखना, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च वगैरह से रिलेटेड। तो फॉरेस्ट रिसर्च राजस्थान के हैं, पहली बात। ऐसे काम कौन करता है राजस्थान में फॉरेस्ट रिसर्च वगैरह से रिलेटेड, या तो काजरी करेगी या आफरी करेगी, दोनों ही जोधपुर में। तो आफरी वालों को मिला है, किसको मिला है, आफरी वाले को, निजी सचिव है ये जोधपुर के, आफरी के, नरेंद्र कुमार शारदा को। किसको मिला, नरेंद्र कुमार शारदा को। आई थिंक आपको जो है चीजें, पुरस्कार सारे याद हो गए। फ्रॉन जेंटलमैन, अन्य चक्र। रेलवे वाले तो खुद याद कर लेना भाई कि मंसूरी साहब लोको पायलट है। मैनेजर जो है कौन है, क्या नाम था उनका, मोनिका यादव, मोनिका यादव जो है मैनेजर है। ओंकार, ओंकार करके जो है वो कांस्टेबल है, याद तो करना पड़ेगा, है ना। और बाकी जो है ये नॉर्मली इटली के साथ बढ़िया संबंधों वाला काम कौन कर रहा है, श्रीनिवास डेम्पो साहब। खगोल शास्त्री कौन है, श्रीनिवास ये कुलकर्णी साहब। मीरा शाल को क्या मिला, जैसे ही नाइटहुड पुरस्कार होता है वैसे ही डेमहुड पुरस्कार किसको मिला, मीरा शाल को मिला। ऐसे याद करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, GD बिड़ला पुरस्कार किसको मिला, ये सर प्रोस्टेट कैंसर पे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, IIT कहाँ के प्रोफेसर है, IIT कानपुर के प्रोफेसर, याद रख लेना। अब देखो साइंस की न्यूज शुरू हो गई। किसकी न्यूज शुरू हो गई, साइंस की। मैन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल। जिसको ये समझ में आता है ना, उसको वो भी समझ में आता है। पोर्टेबल का अर्थ होता है, आपको ही पता है, एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि शिफ्ट करके ले जाना। मेन पोर्टेबल यानी आदमी ले जा सके एक जगह से, आदमी तो ले जाना नहीं है, मिसाइल को कौन ले जाएंगे, सैनिक। तो सैनिक खुद एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके इसको चला सके। एंटी टैंक किसको खत्म करेगी, ये एंटी शिप को करती है, तो ये किसको समाप्त करने के लिए, टैंकों को। गाइडेड, गाइडेड मतलब मार्गदर्शित, स्वतः ही जो है ये क्या होती है, मार्गदर्शित होती है। इसमें अलग अलग जो है मतलब कि जनरेशन्स आती है। जैसे पहले वाली को तो जो है जिस तरीके से जहाँ छोड़ना है बस वहीं जाएगी वो। लक्ष्य इधर उधर हो गया तो जो है मतलब जैसे मान लो ये टारगेट था, ये मिसाइल इस टारगेट पे, लक्ष्य इधर हो गया तो वो वहीं गिरेगी जहां टारगेट नहीं था। वो पहली पीढ़ी की थी। अभी वाली क्या है, ये थर्ड जनरेशन की है। कौन सी जनरेशन की है, थर्ड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन मतलब लक्ष्य इधर उधर हुआ तो ये खुद गाइडेड हो जाती है कि लक्ष्य इधर गया तो उसके जो है पीछे
जाएगी। किसको खत्म करेगी? ये टैंकों को। इसलिए क्या नाम है? एंटी टैंक। आदमी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, इसलिए क्या बोला इसको? मैन पोर्टेबल। गाइडेड क्यों बोला? क्योंकि स्वतः मार्गदर्शित हो जाती है। ठीक है, ऐसे काम कौन करता है? डीआरडीओ करता है, रिसर्च से संबंधित। किससे संबंधित? रिसर्च से, जो है डिफेंस, जो रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका डिपार्टमेंट। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा। अब डीआरडीओ भी खुद अकेला नहीं है, इसके भी अलग अलग सेक्टर्स है। तो इसकी जो है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी जो है कौन सी शाखा ने? हैदराबाद शाखा ने। मतलब डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास शाखा ने लेबोरेटरी, प्रयोगशाला है कहाँ की? हैदराबाद की। उसके द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्या शब्द होता है, वैसे अहिल्या नहीं होता, अहिल्या शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है। उसके के रेंज में मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या किया गया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। परीक्षण हुआ है अभी तो। किसने किया? डीआरडीओ की हैदराबाद की वाली प्रयोगशाला ने। किसने? डीआरडीओ की जो है हैदराबाद वाली प्रयोगशाला ने। कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। परीक्षण कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित के रेंज होगी इनकी कोई, वहां पे हुआ। सारी चीजें ध्यान रखना। डीआरडीओ की हैदराबाद वाले ने। किसका? मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। मुख्य विशेषताएं देख लो, खुद ही पढ़ लो। इसकी तीसरी पीढ़ी की है, उच्च तकनीक है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, गई बस। फिर जहाँ लक्ष्य है वहां पे वो जाने, उसका काम जाने। इसलिए कौन सी जनरेशन की है? थर्ड जनरेशन की है। कुछ भी आ सकता है, नाम भी याद रखना। नाम, जिसको शब्द समझ में आते हैं तो वो नाम याद कर लेगा, जिसको समझ में ही नहीं आता शब्द, उसको कहाँ से नाम होगा। इसकी देखो बहुत सारी सहायक इन्होंने जो है मिलकर के इसको क्या किया है? तैयार किया है। लेकिन मेन किसका रोल है? हैदराबाद वाले का। डीआरडीओ के सहयोगी प्रयोगशाला देखो, हैदराबाद वाली, टर्मिनल बैलिस्टिक चंडीगढ़, उच्च ऊर्जा सामग्री देखो पुणे। अलग अलग तरह की जो है इन प्रयोगशालाओं ने मिलकर किया। मेन जरूर याद रखना कि कौन सा? डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद ने किया है। कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में, के रेंज में। क्या किया है? इस मिसाइल का परीक्षण किया है। अब किसी को याद नहीं हो तो बात अलग है, शब्द जहां समझने की चीज थी वो मैंने पूरी समझा दी है। इसकी अलग अलग जो है विशेषताएं क्या है वो भी समझा दी। बाकी देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं समझा देता हूँ कि थर्मल जो टारगेट सिस्टम है। अभी देखो, जो अमेरिका है उसका सबसे उन्नत किस्म का जो है फाइटर जेट है F-35। कौन सा? F-35। मतलब अलग अलग जनरेशन होती है, तो ये 5th जनरेशन का है। अपने को ध्यान नहीं रखना, मैं तो बता रहा हूँ। तो F-35 जो है किसी की पकड़ में नहीं आता, रडार वगैरह के। इतना जो है उन्नत किस्म का है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ईरान ने क्या कहा कि हमने जो है F-35 को क्या कर दिया? गिरा दिया। कैसे गिराया? कि भले ही रडार वगैरह के पकड़ में नहीं आया, लेकिन हमने जो है नई टेक्नोलॉजी से इसको गिराया। कौन सी को? थर्मल। कि भाई फाइटर जेट है, जाएगा तो कुछ ना कुछ ताप वगैरह तो जो है इतनी तेज से जो है चलता है, तो ताप वगैरह वहां पे हीट वगैरह होगी। तो ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा है तो क्या है? हमने तो किसको पकड़ लिया? हीट को। और इसको जो है टारगेट किया और F-35 को जो है नीचे गिरा दिया। ऐसा दावा ईरान ने किया, मैं नहीं कह रहा हूं, ईरान ने ऐसा दावा किया। यानी हमको क्या समझ में आया कि इट मींस हीट को पकड़ करके भी जो है मतलब कि इन पे क्या किया जा सकता है? एक तरीके से टारगेट किया जा सकता है। तो ये मिसाइल भी सेम ऐसी है, थर्मल। इसमें थर्मल टारगेट सिस्टम लगा हुआ है, मतलब हीट को पकड़ेगा। अगर रडार के पकड़ में नहीं आ रहा है तो हीट को पकड़ेगा। ठीक है, तो थर्मल टारगेट सिस्टम को जो है ना, इसमें जो थर्मल टारगेट सिस्टम लगा हुआ है ना, इसको जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला द्वारा मतलब लक्ष्य टैंक के अनुकरण हेतु विकसित किया गया। ध्यान रख लेना, ये अपने जोधपुर वाले ने किया है। हीट वाला जो सिस्टम है, जो थर्मल टारगेट सिस्टम है, यानी टेम्परेचर से उसको क्या करना? टारगेट करना। किसको? टेम्परेचर से जो उसको टारगेट करना, ये जोधपुर वाले ने किया। तो थोड़ा ये हमको ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी इसमें देखो अलग अलग तरह की जो है टेक्नोलॉजी है बहुत सारे, मतलब कि दिन रात मतलब इसे किया जा सकता है। ट्राईपोर्ट से भी जो है किया जा सकता है, इसको सैन्य वाहन से लॉन्च किया जा सकता है। क्योंकि ये है किस टाइप का? ये जो है पोर्टेबल है, तो ट्राईपोर्ट लगा के भी लॉन्च कर दो।
कैसे भी कर दो। इसका हीटिंग जो सिस्टम है, हीट को जो टारगेट करने वाला सिस्टम है, वो जोधपुर की जो है रक्षा प्रयोगशाला ने डेवलप किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। भारतीय, देखो स्क्वाड्रन किसको बोलते हैं? समूह या दल को। स्क्वाड्रन किसको बोलते हैं? समूह या दल को। तो नौसेना का जो है एक पूरा का पूरा प्रशिक्षण दल, प्रशिक्षण दल मतलब ये अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। ये अलग अलग किस में जाते हैं? कंट्रीज में। जैसे आईएनएस सुदर्शनी हमने देखा ही था कि अमेरिका के सेल 250 में जो है ये भाग लेगा। एक अलग से प्रोसेस चल रही है लोकायन 26 की, उसके तहत ये हमने आईएनएस सुदर्शनी में जो है देखा, 10 महीने तक का उसका अभियान है। तो ऐसे ही प्रशिक्षण के लिए भी अलग अलग कंट्रीज में जो है जाते हैं। कौन? आईएनएस। तो देखो अब अपना भी जो है प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है प्रशिक्षण तैनाती की गई, जिसमें ये अलग अलग बंदरगाहों पे जो है मतलब जाएगा। और वहां पे क्या लेगा? जो भी नौसैनिक वगैरह नए नए हैं वो प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कि किस तरीके से हमको इन चीजों को संचालित करता है कि करना है आगे जाके। और ये इसमें अलग अलग कंट्रीज का भी जो है सहयोग रहता है। जैसे अपना जो प्रशिक्षण ये समूह गया पूरा का पूरा, ये सिंगापुर दक्षिण मतलब कि पूर्वी एशिया में गया। कौन से एशिया में गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया में जाया गया। पोत, अब इसके साथ बहुत सारे क्या चलेंगे? पोत भी चलेंगे। अरे भाई ये थोड़ी है कि जो है कोई छोटी छोटी बोट में जाएंगे, पूरे के पूरे शिप्स में जाएंगे। तो इंडियन नेवल शिप्स अलग अलग थे, तीर, शार्दुल, सुजाता, इन ये सारे के सारे जो है इसमें गए हैं। ये जो स्क्वाड्रन गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा दल किस लिए गया? ट्रेनिंग के लिए। जो नए नए मतलब नौसैनिक भर्ती होते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग जो है शिप्स रहेंगे, इंडियन नेवल शिप्स। जैसे सुदर्शनी तो रहेगा नहीं, वो तो अलग ही जगह चल रहा है अभी। तो तीर, शार्दुल ये अपने जो है अलग अलग वो होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट इतनी न्यूज है नहीं। ये हल्का सा जो है ऐसे समझ लो जैसे अपने मोबाइल में सेंसर टाइप सेंसर होता है, जब भी तो जो है स्क्रीन वगैरह क्या होती है देखते हैं हम। तो सेम ऐसे ही ग्राफीन पे बेस्ड। ग्राफीन क्या होता है? एक तरीके से कार्बन की पतली परत। कार्बन की कौन सी परत? पतली परत। उस पे बेस्ड जो है एक क्या बनाया? कैपेसिटिव सेंसर बनाया। ठीक है। और ये जो है हमको बस हल्का सा याद रख लो कि कौन सी जो है विश्वविद्यालय ने जो है इसको बनाया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने। कौन से विश्वविद्यालय ने बनाया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने। बहुत ज्यादा पतला होता है तो बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी वगैरह क्या हो सकते हैं? स्टोर वगैरह हो सकती है। इसलिए किस पे बेस्ड है? ये ग्राफीन पे। ग्राफीन क्या होता है? अपन को नॉर्मली समझना है कि भाई कार्बन की बहुत ज्यादा जो है क्या पतली परत। ठीक है। तो ग्राफीन आधारित कैपेसिटिव ये सेंटर है। इसको किसने बनाया? सेंसर वगैरह के लिए ये यूज होगा। मतलब सेंसर है, ये खुद ही सेंसर है। यह कागज पर पेंसिल की तरह काम करने वाला लचीला, कम लागत का, हल्का, पर्यावरण अनुकूल जो है क्या है? एक सेंसर है। और किसने बनाया इसको? इसको बनाया गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने। बस इतना के याद रख लो। सेंसर है ये, गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने इसको बनाया है। ठीक है। किस पे बेस्ड है? ये ग्राफीन पे। यानी ग्राफीन से जो ये बना है, ये बहुत सारे सेंसर है तो सेंस करेगा क्या क्या? देखो मिट्टी की नमी माप लेता है, पौधों में सूखे के तनाव का पता लगा लेता है, मानव श्वास पैटर्न को ट्रैक कर लेता है, स्मार्ट डायपर गीलापन जो है डिटेक्ट करने का कार्य करेगा। इसे विकसित करने के लिए देखो ये बहुत सारी अपनी स्कीम्स चल रही है, मतलब शोध के लिए जो कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट वगैरह है या अलग अलग उनको जो है ये रिसर्च के लिए पैसे वगैरह मिलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंस्पायर अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड और एक पर्स PURSC DST परसे, इन सब ने जो है इसका सहयोग किया। अरे क्या है? ग्राफीन पे बेस्ड, किस से बने हुए? ग्राफीन से बने हुए कैपेसिटिव सेंसर्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैपेसिटिव सेंसर क्या करेगा? सेंस करेगा। कैसे? मिट्टी में गीलापन है कि नहीं है, नमी है कि नहीं है, सूखा पौधे में सूखा तो नहीं है, मानव का श्वास पैटर्न कैसा चल रहा है, इसको ये सेंस करेंगे। इसलिए ये एक सेंसर है। अब इसको कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा, तो इसको बनाने वाला कौन है? गुवाहाटी। ज्यादा इतना समझने की न तो मेरे को आता है ना आपको जो है बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि भाई ये कैसे होता है, क्या कैसे काम करता है।
इतना जो नहीं है, बस हमने थोड़ा सा जो है मैंने बता दिया कि ये सेंसर है एक, ग्राफीन पे बेस्ड क्यों बना है, कार्बन की पतली परत होती है, जो है एनर्जी वगैरह को स्टोर ज्यादा कर लेता होगा, है ना। गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने बनाया इसको, सहयोग किसने किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, डीएसटी की अलग अलग स्कीम्स चल रही है, जैसे इंस्पायर, परसे, PURSC बोलते हैं इसको, अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड वगैरह, ये सारे तो इन्होंने भी जो है इसमें सहयोग किया गुवाहाटी विश्वविद्यालय को। आगे देखो, फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन देखो दो तरह के इंजन होते हैं, एक तो रेमजेट, एक स्क्रैमजेट। ये इसलिए समझा रहा हूं, कभी भी आगे करंट पढ़ोगे कहीं स्क्रैमजेट आएगा, न्यूज ही छोड़ दोगे, उसको देखते ही छोड़ दोगे कि यार ये तो समझ में नहीं आता। स्क्रैमजेट इंजन जैसे रेमजेट का जो उन्नत संस्करण है ना, उन्नत मतलब एडवांस, वो कौन सा है, स्क्रैमजेट। इसमें होता क्या है, देखो जो भी मतलब विमान वगैरह होते हैं वो उनकी गति को जो हम किस में मापते हैं, मैक में। ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। अब 5 मैक या उससे ऊपर रहेगा तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो जो स्क्रैमजेट इंजन होता है ना, वो जो है मतलब कि 5 मैक या उससे ऊपर वाले मतलब होते हैं, ठीक है, जो विमान वगैरह में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और जो इससे थोड़े डाउन वाले सबसोनिक वगैरह, वो किस में आएंगे, रेमजेट में आएंगे। ये सारा साइंस की क्लास ध्वनि की देखी होगी तो मैक नंबर वगैरह मैंने समझा रखा है। अब कईयों को मैक नंबर बिल्कुल ही नहीं आता है तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसे समझ लो। नॉर्मल तो बात है कि ध्वनि के बराबर चाल है तो उसको जो है 1 मैक बोलेंगे। अब उसमें अलग अलग जो हमने देखे हैं कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक सबसे ऊपर, 5 मैक से ऊपर, ये सारी की सारी चीजें जो है बता रखी है। तो स्क्रैमजेट इंजन मतलब 5 मैक या उससे अधिक गति से चलने वाले, यानी बहुत ज्यादा सुपर स्पीड में एक तरीके से चलने वाले, ये समझ लो। अब जब ये चलेंगे तो ये क्या करता है, वायुमंडल से O2 लेता है। वायुमंडल से क्या लेते हैं, O2, ये इंजन। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ये लेंगे मान लो तो बहुत ज्यादा क्या होगा, गर्म होगा इंजन, और इतनी स्पीड में चलेगा तो बहुत ज्यादा, मान लो ऐसे तेजी से चल रहा है तो वायु से भी घर्षण वगैरह है, वायु का घर्षण तो लगेगा ही, मान लो तो वायु का घर्षण लग रहा है या बहुत ज्यादा वहां पे हीट हुई तो ये क्या हो सकते हैं, मतलब कि पिघल सकते हैं, 2-2000 मतलब इतना टेम्परेचर मान लो जाता है तो ऐसे में इसको कूल्ड करने के लिए अंदर से जो है रखने के लिए भी कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। तो इस तरीके का इन्होंने इंजन जो है DRDO ने बनाया है, जो कि क्या रह सके, कूल्ड। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो जो है क्या हो सकता है, मतलब कि पिघल सकता है। तो उसमें भी ये नहीं है कि मतलब कि 2 घंटे तक कूलिंग सिस्टम रह जाएगा या इस तरीके का, 4 मिनट 3 मिनट इस तरीके का। अभी इन्होंने जो है परीक्षण किया कि कितनी देर ठंडा रख देंगे, 12 मिनट से ज्यादा। कितनी देर से ज्यादा, 12 मिनट से ज्यादा। अरे भाई सीधा सीधा है कि भाई कोई ध्वनि की गति से 5 मैक से ज्यादा चल रहा है, मतलब 5 मैक से ज्यादा अगर चल रहा है तो बहुत ज्यादा हीट भी होगी, उसको ठंडा भी रखना पड़ेगा। ठंडा ज्यादा देर तो रख नहीं सकते, तो पहले प्रयोग करते थे कभी 2 मिनट 4 मिनट, इस बार DRDO ने कितने मिनट वाला कर दिया, 12 मिनट का जो है कर दिया, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक कूल्ड रख दिया, ठीक है। कौन से इंजन को, स्क्रैमजेट इंजन को। इस तरीके का सफल परीक्षण किया है। इस तरीके की चीजें होगी तो अब हाइपरसोनिक जो मिसाइल रहेगी वो तेजी से हम बना सकेंगे। नहीं तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो कूल्ड नहीं रख पा रहे हैं तो वो पिघल सकता है। नॉर्मल सी न्यूज है, बिल्कुल इजी सी जो है ये न्यूज है, कुछ भी इसमें नहीं है। DRDO की हैदराबाद स्थित जो है इस प्रयोगशाला ने किया है, ये हमने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले भी जो है देखा है, एंटी टैंक वाला। और यहाँ पे ही है ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, कहाँ पे, हैदराबाद में, यही कर रही है एक्टिवली। एंटी टैंक वाला भी इसने किया, स्क्रैमजेट इंजन भी इसने बनाया। जो स्क्रैमजेट इंजन तो पहले से ही हमारे पास, लेकिन लॉन्ग रेंज वाला, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला कूल्ड जो इंजन नहीं है, 12 मिनट से ज्यादा वाला हमने बना लिया है, इसका परीक्षण कर लिया है, ठीक है। सागर मैत्री पहल, जैसे अभी हमने जो है प्रशिक्षण के लिए स्क्वाड्रन भेजा, ऐसे ही जो है हमारा एक आसपास के जो भी मतलब देश है, आसपास के मतलब जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप है, मालदीव, लक्षद्वीप तो इंडिया में आता है, खैर मालदीव है जैसे,
कौन, मालदीव, इधर श्रीलंका वगैरह। तो आसपास के समुद्री तट की रक्षा वगैरह के लिए हमारा जो एक विजन चल गवर्नमेंट का है, जिसको बोलते हैं महासागर विजन। क्या बोलते हैं? महासागर विजन। तो ये क्या है? सागर मैत्री पहल। कौन सी पहल? सागर मैत्री पहल। इसके तहत ये अलग अलग जो है पोत वगैरह भेजते हैं। तो कौन सा पोत भेजा इन्होंने? आईएनएस सागर ध्वनि। अरे सुदर्शनी नहीं, वो तो अमेरिका और वहां जा रहा है। अभी अगली फरवरी की न्यूज में पूछेंगे हम कि ओमान पहुंचा था वो। जुलाई में पहुंचेगा ना, कहाँ मतलब कि जब 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता के जो है 250 वर्ष मना रहे होंगे तब पहुंचेगा। अभी वो इस बार वाली में जो करंट फरवरी की पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वो ओमान पहुंचा सुदर्शनी। ये सुदर्शनी नहीं है, ये कौन सा है? सागर ध्वनि। कौन सा? सागर ध्वनि। ये कोचीन बंदरगाह से सागर मैत्री पहल के 5वें संस्करण के लिए हेतु जो है क्या हुआ, ये रवाना हुआ। इसको बनाया किसने? नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिकल लेबोरेटरी का जो है ये है पोत। और किससे रिलेटेड पोत है? समुद्र में जो भी अनुसंधान वगैरह करना है उससे रिलेटेड। अब घबराने की कोई वो है नहीं इसमें। सुदर्शनी वाला वो उधर अमेरिका जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आईएनएस तीर को, सुजाता वगैरह को, इनको कहाँ भेजा था? इनको इधर बोला कि तुम दक्षिण पूर्व में जाओ भैया, प्रशिक्षण वाले दल में जाओ। अब कौन सा है? सागर ध्वनि है। सागर ध्वनि कहाँ जा रहा है? कोचीन बंदरगाह से एक पहल है हमारी सागर मतलब मैत्री पहल, उस हेतु जो है ये जा रहा है। सागर मैत्री क्या है? भारतीय नौसेना डीआरडीओ की एक सहयोगी पहल है जो भारत सरकार के महासागर विजन कौन सा है? क्षेत्रों में आपसी जो समुद्री क्षेत्र है उसमें सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति, इसकी महासागर पहल की जो है फुल फॉर्म है ये, है ना। हेतु जो है ये मतलब गया है। कौन सा? सागर ध्वनि। इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर रिम यानी जो आसपास के हमारे देश है, देशों के बीच समुद्र अनुसंधान में अधिक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। अरे इसमें क्या समझने की दिक्कत है? इधर आईएनएस तीर सुजाता प्रशिक्षण के लिए गया। अब इस एरिया में जो आईओआर रीजन है, मतलब इंडियन ओशियनिक रिम है ना, यानी ये जो आसपास के कंट्रीज हमारे मालदीव है, श्रीलंका वगैरह है ना, यहाँ पे क्या है? अनुसंधान के बीच सागर में भी तो बहुत सारे क्या होते रहते हैं? अनुसंधान होते रहते हैं। तो हमारा एक पोत है, कौन सा पोत? सागर ध्वनि। वो जो है हमारी पहल है, कौन सी पहल? सागर मैत्री। सागर मैत्री पहल के तहत भारत भी इनको जो है आसपास के कंट्रीज को अनुसंधान वगैरह में सहयोग करता है। तो कैसे सहयोग करेगा? भेज दिया पोत। कौन सा पोत भेजा? सागर ध्वनि पोत। कौन सा पोत? सागर ध्वनि पोत। कौन कौन से कंट्रीज है? देखो आईओआर पहल में यानी इंडियन ओशियनिक में ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह, ये याद नहीं रखने। कौन सी पहल? मैत्री पहल। मैत्री पहल का मतलब देखो, मरीन एंड एलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड ये क्या करते हैं? इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो अपने इंडिया का भी गया है। कौन सा? सागर ध्वनि। क्या करेगा? आईओआर रीजन के जो भी ये थाईलैंड, मलेशिया वगैरह, ओमान ये देश है, मालदीव वगैरह, श्रीलंका, इनको क्या करेगा? ये वैज्ञानिक अनुसंधान सागर में, वैज्ञानिक अनुसंधान में जो है सहायता प्रदान करेगा। आईएनएस सागर ध्वनि जो है हमारा क्या है? एक नेवल शिप है जो 1994 में जो है बनाया था। किसने? एनपीओएल ने। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है हमने देखा कि ये एनपीओएल मतलब नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी का एक पोत है। अब भी समझ में नहीं आया क्या? चलो बोलो। पोत का नाम क्या? सागर ध्वनि। काम क्या करता है? सागर में अनुसंधान का। अभी इसको कोचीन से कहाँ भेजा कि बोले यार हमारी एक महासागर विजन है जिससे आसपास के देशों में जो है जितने भी है आईओआर के देश, आईओआर के देश मतलब इंडियन ओशियन के देश, कौन से? कि थाईलैंड, मलेशिया, ओमान हुआ और मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, इनमें हम क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो सहयोग करने के लिए किसको भेजेगा? सुदर्शनी को भेजा क्या? नहीं सर, सागर ध्वनि को भेजा। सागर ध्वनि 1994 में बनाया गया। किसने बनाया? एनपीओएल ने। एनपीओएल ज्यादा ध्यान में मत रखना। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि हमारा एक महासागर विजन है। महासागर विजन यानी हम आसपास के जो इंडियन ओशियन का जो रीजन है उसमें आपस में उन सुरक्षा वगैरह के लिए सहयोग वगैरह करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखो सारी चीजें चल रही है, तो चलते चलते रेलवे ने भी जो है एक काम कर दिया। कौन सा वाला? एक जो है ह्यूमनोइड रोबोट बना दिया। ह्यूमनोइड मतलब ह्यूमन जैसा दिखने वाला, जिसका नाम क्या है? अर्जुन। ASC अर्जुन। कि कहाँ पे लगाया इसको? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे जो है तैनात कर दिया। देखना जाना हो तो कोई चले जाना यहाँ से टिकट करवा के। कहाँ? विशाखापट्टनम। ये सारा सब कुछ करता है ये अनुसंधान। मतलब कि देखो अंग्रेजी में, हिंदी में, तेलुगु में ऑटोमेटिक जो है सार्वजनिक घोषणाएं ये कर सकता है कि ट्रेन इस नंबर पे आ रही है या प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है या कुछ भी। कौन? ASC अर्जुन। क्यों किया? यात्री सुरक्षा सेवा वितरण में सुधार वगैरह के लिए। रोबोट का अनावरण RPF के इंस्पेक्टर जनरल आलोक बोरा और संभागीय रेलवे प्रबंधक ललित बोरा ने किया। मेरे को नहीं लगता कि याद करने की ज्यादा जरूरत है। रोबोट का नाम मत भूल जाना। क्या नाम है? ASC अर्जुन। पूर्णतया स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया विकसित ये रोबोट फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, AI आधारित भीड़ निगरानी आदि तकनीकों से जो है क्या है? लेस है। मतलब फेस को रिकग्निशन करना, भीड़ ज्यादा तो नहीं हो रही है। अभी भगदड़ वगदड़ का इशू हुआ था पिछली बार शायद दिल्ली में, है ना? तो भीड़ निगरानी को, ऐसी चीजों को ये मतलब मॉनिटर करता है। तो कौन सा रोबोट है? ASC अर्जुन। पोत कौन सा? सागर ध्वनि। क्या करता है? सामुद्रिक अनुसंधान से रिलेटेड। रोबोट कौन सा? ASC अर्जुन। कौन सा रोबोट? ASC अर्जुन। क्या काम करेगा? सार्वजनिक घोषणाएं। केवल केवल सार्वजनिक घोषणाएं हिंदी में ही करेगा क्या? नहीं सर, तेलुगु में भी कर देता है और इंग्लिश में भी कर देता है। तेलुगु में क्यों कर रहा है बताओ? तेलुगु ही क्यों रखा? अब कोई कहेगा तेलुगु क्यों रखा? अरे भाई विशाखापट्टनम में, वहां पे जो है एक तरीके से विशाखापट्टनम में जो है, वैसे तो ओडिया बोलना चाहिए लेकिन तेलुगु में जो है ये घोषणा कर देता है। नहीं, आंध्रा में ही तो है विशाखापट्टनम। आंध्रा की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु है, तो तेलुगु में ही करेगा। आगे देखो PSLV C62, एक PSLV C61 पढ़ा था हमने पिछले साल तो नहीं, ये भी असफल हो गया। ध्यान रखना हमारे इसरो का। PSLV को तो मैंने पहले से आपको समझा ही रखा होता क्या है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पता ही होगा कि क्या होता है। लॉन्च करने के लिए व्हीकल एक तरीके से। कहाँ पे? किसको? पोलर सैटेलाइट को। कहाँ से किया बताओ मेरे को? हरिकोटा वाले सतीश चंद्र धवन स्पेस सेंटर से जो है इसको लॉन्च किया। ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया? विफल हो गया। और किसको, कौन से उपग्रह को इसको जो है लॉन्च किया, ये मैंने आपको समझा रखा है कि ये तो व्हीकल है। कौन से नंबर का है? C62। इससे कोई ना कोई सैटेलाइट को जो है क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट का नाम क्या है? EOS-N1, याद रख लेना। पास अन्वेषा शॉर्ट में बोलते हैं EOS-N1। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। अर्थ को क्या करने का काम करता है? ऑब्जर्वेशन को। ठीक है। और अन्य अलग अलग जो है इसने कॉमर्शियल उपग्रहों को भी जो है प्रक्षेपित किया था, लेकिन ये पता नहीं कुछ इसमें टेक्निकल जो है प्रॉब्लम आ गई, है ना? तो थोड़ा सा इसरो के लिए भी ये क्रिटिकल मतलब टाइम है। क्यों? क्योंकि C61 भी फेल हो गया था और C62 भी जो है बैक टू बैक जो है दो हमारे मतलब कि मिशन जो है क्या हो गए? फेल हो गए तकनीकी खराबी के कारण। इसमें किसको भेजा? EOS-N1 जो सैटेलाइट है, साथ में 15 कॉमर्शियल कोई उपग्रह अलग अलग देशों के भी थे, उनको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। याद कर लेना। PSLV C62, ये तो लॉन्चिंग व्हीकल, उसका नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन से सैटेलाइट को? सैटेलाइट का क्या नाम? EOS-N1। ये समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। PSLV ये क्या होते हैं पिछले साल खूब समझाया मैंने। आगे देखो, हम एक अभ्यास, क्या नाम है? साझा शक्ति। साझा शक्ति मतलब साझा, साझा मतलब एक का तो नहीं है, बहुत कुछ और भी रहेंगे इसमें। तो देखो सेना का है ये। किसका है? सेना का। भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य नागरिक फ्यूजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? नागरिक भी सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? नागरिक भी जो है ये इसमें जो है सम्मिलित है। तो आपदा एवं आंतरिक सुरक्षा जैसी विपरीत परिस्थितियों में नागरिक एजेंसियों व सेना के मध्य संचार, समन्वय एवं त्वरित प्रतिक्रिया को जो है क्या करना? मजबूत करना। इसका रिलेशन, इस नाम क्या है? साझा शक्ति। साझा में कौन कौन? नागरिक एजेंसियां और
सेकंड कौन, सेना। इनके बीच में आपस में रिलेशन को, क्यों, आंतरिक इंटरनल जब सिक्योरिटी का इश्यू आए तब नागरिक एजेंसियों की भी जो है क्या हो जाता है, रोल बढ़ जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी जैसे अभी वो अकबर अली वाला हुआ, मैंने 3-4 बार बता दिया ना, तो सेना की कौन सी कमान ने किया, दक्षिणी कमान ने। डेट भी याद रख लेना इसकी, 8-9 जनवरी 2026, क्योंकि ये डेट को भी जो है पूछ रहे हैं। दक्षिणी कमान का है तो मतलब कहीं साउथ में ही हुआ होगा, पुणे में हुआ है। कहाँ पे हुआ, पुणे में। खड़की मिलिट्री स्टेशन, डिग्गी रेंज, पुणे जगह का नाम है। किसका नाम है, जगह का। तो क्या ये देखा हमने इसमें, साझा शक्ति यानी नागरिक जो एजेंसियां हैं वो, और सेना क्यों करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के जो है मतलब इश्यूज। कहाँ हुआ ये पुणे में हुआ, पुणे की मतलब, और पुणे एक तरीके से दक्षिण कमान में आएगा। 8-9 जनवरी 2026 को खड़गी मिलिट्री स्टेशन। कौन सा मिलिट्री स्टेशन, खड़गी मिलिट्री स्टेशन। आई थिंक आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई। किताबें मैंने पहले ही आपको क्या कर दी थी, बता दी थी, किताबें बताई थी, तो आप खुद ही जो है, खुद ही मेरे को 2-3 किताबें जैसे जैसे पूछता जाऊं वैसे वैसे बोलते जाना भाई। बताओ सस्तु मुद्रणालय ने जो है कौन सी की थी, जैसे ये तो ये भी कट रहा है देखो। हम्म, एक मिनट, अब थोड़ी कट रहा है अनुसंधान, कुछ और भी कटेगा अभी तो। सस्तु मुद्रणालय वाली बता दो, कुड्डोपल्ली वाली बता दो, और अटल जी वाली बता दो, राम जन्मभूमि वाली बता दो जल्दी से। अब देखो वन लाइनर अप्रोच वाले क्वेश्चन, वन लाइनर वाले मतलब कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं बताता जाऊंगा, फिर भी किसी को याद करनी हो तो कर लेना भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखो, ओडिशा है, उड़ीसा के रायरंगपुर में इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र भी बनाया। जैसे अपने राजस्थान में इग्नू के 2 ही क्षेत्रीय केंद्र है, एक तो जयपुर, एक जोधपुर। कोई भी मतलब जैसे बीएसटी से कर रखा है और वो बीएड करता है तो उसको तो ये वैसे भी पता होगा, अलग अलग रीजनल सेंटर्स होते हैं। तो उड़ीसा में एक नया रीजनल सेंटर बनाया रायरंगपुर, राष्ट्रपति जी जो है गए हैं उसमें। और एक कौशल केंद्र का भी जो है वहां पे क्या किया, वर्चुअल माध्यम से, गए नहीं खुद, वर्चुअली जो है उसका उद्घाटन किया। एक बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने जो है आईसीएमआर क्या, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने जो है अलग अलग मतलब उन्नत किस्म के 25 फील्ड फसलों की अलग अलग किस्मों का जो है क्या किया, अनावरण किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा बहुत बार होती रहती है ऐसे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना वाला। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हैदराबाद में, कहाँ पे, तेलंगाना के हैदराबाद में, स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर एवं रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का उद्घाटन किया। जब डेली क्लास लगाई थी तब पूरा अच्छे से समझाया था कि रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और स्मार्ट कल्चर जो है फॉर्म क्या होता है। जैसे रीसर्कुलेटरी मतलब पानी को जो वाटर होगा उसको मतलब रीयूज कैसे किया जा सके। किससे रिलेटेड है ये, मत्स्य पालन से। किससे रिलेटेड है, मत्स्य पालन से। कहाँ पे किया, हैदराबाद में। मतलब मछलियों को एक तरीके से साफ पानी, वो भी पानी का मतलब मिसयूज नहीं हो, मतलब वेस्ट यूज नहीं हो, रीयूज कर सकें और साफ रहे, ऐसी टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम है जिसका उद्घाटन किया इन्होंने, कहाँ पे, हैदराबाद में। तो थोड़ा बहुत ऐसे ध्यान रख लेना कि इग्नू वाला क्षेत्रीय केंद्र कहाँ, रायरंगपुर में। आज पीपीटी में मिस्टेक हुई है, क्या हुआ, मतलब कट रहा है, ज्यादा ऊपर कर दिया। ये न्यूज मैंने पहले समझा दी थी, आपको पता ही होगा। मानक प्रयोगशाला पर्यावरण से रिलेटेड, कि भाई ये जो भी उपकरण, जो भी सिस्टम बन रखे हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सोलर कैपेसिटी से रिलेटेड है ना, ये किसने किया, दिल्ली स्थित CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, कहाँ की, दिल्ली वाली, इसने जो इसका किया। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि ये न्यूज नहीं है तो वो पढ़ता ही नहीं है, ऐसे समझ लेना। इसको अच्छे से मैंने समझा रखा है, पीछे कहीं आ गई थी ये न्यूज।
8 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल की अध्यक्षता में विधि न्याय मंत्रालय विधि विभाग राजभाषा खंड की 14वीं हिंदी सलाहकार परिषद की पहली बैठक हुई। इसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने की, और कहाँ पे की, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में, और ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में। कौन सी बैठक थी? अब ये विधि मंत्री है तो विधायी संबंधी, न्याय संबंधी, राजभाषा खंड की कोई हिंदी सलाहकार समिति, इससे रिलेटेड ये बैठक थी। हल्का सा याद रख लो भाई, इसमें वन लाइनरों में क्या ही समझाना है, न्यूज है, याद करनी है उसको। जो समझाने वाली चीजें थी वो मैंने सारे समझा दी। ये देखो पारादीप बंदरगाह है अपना ओडिशा का, कहाँ का, ओडिशा का। वहां पे कोई सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ है ना, भारतीय प्रमुख पत्तन सांस्कृतिक सम्मेलन, हर बार ये होता रहता है। तो इस बार कहाँ, कौन से बंदरगाह पे हुआ, ये पारादीप पत्तन बंदरगाह पे, ठीक है। अब डेट वगैरह देखो, मेरे को नहीं लगता कि किसी को इतनी याद हो सकती है। जैसे कोई अभ्यास वगैरह हो तो हल्का सा याद रख लो भाई 8-9 जनवरी को साझा शक्ति अभ्यास हो, इनको क्या याद करें। दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर का अभियान का जो है शुभारंभ किया किसने, सीपी राधाकृष्णन ने, कि भाई नशा मुक्त भारत, है ना, कि पूरा का पूरा जो परिसर है वो कैसा हो, नशा मुक्त हो। तो कौन से यूनिवर्सिटी में किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में। कौन सी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। अब किस किस को जैसे याद है कि गुवाहाटी जो विश्वविद्यालय थे वहां हमने क्या पढ़ा था, देख कितनों को मतलब थोड़ी देर पहले का बताया हुआ याद रहता है। सीपी राधाकृष्णन दिल्ली विश्वविद्यालय का हो गया। भारतीय तटरक्षक जो हमारा बल है और जापानी तटरक्षक बल, इसके बीच में बैठक हुई है। बैठक कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। हल्का फुल्का याद रख लेना, बहुत ज्यादा ऐसे है नहीं, किसी एक बार डाला हुआ रहेगा तो याद रह जाएगा दिमाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है लेकिन ये कट रही है। अविकानगर टोंक, अविकानगर टोंक में जो है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ने ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के सहयोग से भारतीय ऊन क्षेत्र की चुनौतियों, अवसरों और भविष्य की संभावनाओं पर चिंतन किया। लाइट भी गई अब, तो ये न्यूज है, एक बार जो है आप इसको पढ़ लेना। उदयपुर में चिंतन शिविर वाले, ये बोर्ड भी बंद हो जाएगा अभी, ठीक है। इसके बाद कुछ भी न्यूज़ वगैरह रहेगी तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसको, अब फरवरी के भी मैं जो है नोट्स वगैरह डालूंगा, आप उसको जो है क्या करवा लेना, प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है। इस क्लास को यहीं जो है एंड करते हैं, मेरे पास नोट्स वगैरह। बाकी वन लाइनर जो है अप्रोच है इसमें, ये जितने भी है वन लाइनर अप्रोच के हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी तो वो एक बार बता दूंगा। 5-10 मिनट की क्लास रही है, बाकी हमारे जनवरी की जो है क्या हो गई, समाप्त हो गई है क्लासेस जो इंडिया की है। अब रहेगी अपने फरवरी की, इंडिया से शुरू करेंगे क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स में कुछ इतना है नहीं, दम वाली बात। इजी गोइंग हम अच्छे से याद कर लेंगे। और इस बार जहां तक मेरे को लगता है राजस्थान का अच्छा खासा क्या रहेगा, अच्छा खासा जो है वेटेज रहेगा एग्जाम में, तो उसको और ज्यादा समझने में जोर किस में आता है हमको, इंडिया वाले में। इसलिए इंडिया की फरवरी को स्टार्ट करेंगे हम, ताकि आप लास्ट में जो है प्रेशराइज नहीं हो। थैंक यू।